चुनौतियों से ही जो व्यक्ति सीखता है वही विजेता कहलाता है। जूते फटे पहन आकाश पे चढ़े थे, सपने हमेशा अवकाश से सर, ये यूजीसी ये नेट क्या होता है और इसका प्रिपरेशन हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो यदि आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में 3 वर्षों तक जो उसका सिलेबस है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का और एमए का, अगर ठीक तरीके से आप उसको तैयारी किए हैं तो मूलभूत जो सर, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में आप लोग नेट जेआरएफ के लिए क्या अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं? तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि उस विद्यार्थी का नेट जेआरएफ, नेट विथ जेआरएफ निकलने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसमें ये मानिए कि कम से कम 10 क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट का कर लीजिए और इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर 10 वर्षों का आप कर रहे हैं उसको तो बेहतर तरीके से करना ही है। और ये ध्यान। नमस्कार, मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं एमएसडीयू टीवी। एमएसडीयू टीवी के पॉडकास्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे विशेष मेहमान महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महीप चौरसिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर के बारे में संक्षिप्त बताते चले तो सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री सर के बारे में संक्षिप्त बताते चले तो सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रथम श्रेणी से स्नातक उत्तीर्ण किया, परास्नातक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। साथ ही लास्ट सेमेस्टर में सर ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से पीएचडी उत्तीर्ण किया। सर, सबसे पहला प्रश्न, आपका भूगोल विषय में रुचि कैसे आई? जी नमस्कार, सबसे पहले तो आपके एमएसडीयू टीवी के दर्शकों को और सम्मानित महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर को मैं धन्यवाद देता हूं। जी, रही बात भूगोल विषय में रुचि की तो ये एक क्रमिक रूप से आई। जैसे मैं इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से और अपने स्कूल का जो है टॉपर विद्यार्थी था, 91% से मैंने टॉप किया था। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बाद सीधा बीए का चयन करना एक प्रकार से सिविल सर्विस का एक आकर्षण था, उसके कारण हमने बीए किया। तो लास्ट सेमेस्टर में जो लास्ट ईयर होता है बीए का, उसमें एक विषय ड्रॉप करना होता है। तो असमंजस में थे कि एंशियंट हिस्ट्री ड्रॉप करें या ज्योग्राफी ड्रॉप करें या पॉलिटी ड्रॉप करें। तो बीच में हमारे वहाँ एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर AR सिद्दीकी सर, जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो ज्योग्राफी का एक पोर्शन है ज्योग्राफिकल थॉट का। तो उनका जो है डार्क एज इन ज्योग्राफी, भूगोल में अंधयुग का लेक्चर चल रहा था। और वो लेक्चर इतना बेहतर लगा हमको कि वास्तविक भूगोल क्या है। तो वहां से समझ में आया कि भूगोल में जो पर्वत, पठार, मैदान के अतिरिक्त भी एक ज्योग्राफी का जो सेक्शन है जो समग्र रूप से फिजिकल और कल्चर दोनों को समाहित करता है। तो वहीं से एक रुचि प्रारंभ हुई, बीए वहां से किए। उसके बाद रुचि ऐसी बनी कि फिर एमए भी उसी विषय से करना पड़ा और नेट जेआरएफ हुआ, फिर रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ गए। सर, आप जैसे बताएं कि मैं पहले लास्ट सेमेस्टर में ही नेट क्वालिफाई कर गया था, तो सर ये यूजीसी नेट क्या होता है और इसका प्रिपरेशन हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? यूजीसी नेट जेआरएफ यूजीसी द्वारा प्रारंभ में कंडक्ट कराई जाती थी, अब जो है एनटीए द्वारा है, यूजीसी के अंतर्गत ही है। लेकिन जो परीक्षा की एजेंसी थी पहले सीबीएसई कराती थी, 2018 के बाद से एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है। तो ये नेट जेआरएफ एक प्रकार से आप जब एमए उत्तीर्ण करते हैं या एमए अपीयरिंग में भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप क्या कि शोध के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई होते हैं तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वर्तमान में एक तीसरी श्रेणी भी बना दी गई है, क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली। तो अगर आप पीएचडी के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये एनटीए जो है वर्ष में 2 बार, जून और दिसंबर में एग्जाम कराता है, जिसका एक निश्चित सिलेबस होता है। अगर आप भूगोल की बात करें तो भूगोल के जो है उसमें 10 सेक्शन है जो क्रमागत रूप से हैं। और फर्स्ट पेपर का शिक्षण एवं शोध अक्षमता करके उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और ज्योग्राफी सेक्शन से 100। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन और प्रत्येक प्रश्न का जो है 2 अंक रहता है। तो कुल मिला के 300 अंकों पे आपका मूल्यांकन होता है। और 3 कैटेगरी में नेट विद जेआरएफ, नेट ओनली नेट जिसे कहते हैं हम, और क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली, इस तरह से होता है। सर, तैयारी करते समय आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तो कैसे आप उसे लड़े और अपने आप को ढाल के आगे बढ़े? जी, मैं समझता हूँ ऐसा कुछ सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ
आप एमए कर रहे हैं तो एक उम्र हो जाती है और सर्वाइवल की जो है समस्या तो रहती है, क्योंकि हम लोग प्रारंभ से जो ध्येय था सिविल सर्विस में जाने का वो था, लेकिन एक चुनौती थी कि कैरियर का भी कुछ आगे करना है, जीविकोपार्जन करना है। तो और ज्योग्राफी में रुचि भी थी, और उस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में और संघ लोक सेवा आयोग में दोनों में मुख्य विषय के रूप में था ज्योग्राफी। अभी तो हट गया है यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्योंकि अब जीएस के सेक्शन के अंतर्गत ही आता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हट गया है। तो ये था कि इसी के क्षेत्र में हम अगर कंटिन्यू करते हैं, पीएचडी करते हैं तो ठीक रहेगा। तो ये इसी को ध्येय में रख करके सिलेबस को रिवाइज किए, और जो है नेट जेआरएफ, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि रेगुलर क्लासेस चलती हैं, और उसमें सीबीसीएस सिस्टम आ गया था, तो मिड सेमेस्टर, एंड सेमेस्टर, जो कि वर्तमान में अपने महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में भी इस तरह से चीजें हैं। तो कंटिन्यूअस जो इवेल्युएशन होता है प्रोफेसर के द्वारा, उसका जो है हमें लाभ मिला, और ये इसका परिणाम रहा कि लास्ट सेमेस्टर तक जो है जेआरएफ हो गया। सर, यूजीसी नीट की तैयारी करते समय छात्र क्या गलती करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए? यूजीसी नेट की तैयारी, पहली बात तो ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जब उसमें एमए अपीयरिंग या फिर एमए पास आउट को मांगता है उसमें 55% के साथ, तो यदि आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में 3 वर्षों तक जो उसका सिलेबस है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का और एमए का, अगर ठीक तरीके से आप उसको तैयारी किए हैं, मूलभूत जो अवधारणा है उसको समझ रहे हैं, आपने प्रैक्टिकल में फील्ड वर्क किया है, लैब वर्क किया है, तो मैं नहीं समझता कि आपको अतिरिक्त कहीं कोचिंग की जरूरत है या फिर जो है कुछ ऐसे विशेष परेशानियों का सामना करना। हाँ, अगर आपके पास जैसे कि आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं, प्रोफेसर के टच में हैं, तो अनेक समस्याएं आपकी समाधान हो जाएंगी। और समस्या के संदर्भ में जैसे आप कह सकते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस नहीं देखते हैं, ना फर्स्ट पेपर का ना सेकंड पेपर का, और इससे भी बड़ी बात तो ये हो जाती है कि वो प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखते हैं। कम से कम प्रीवियस ईयर का पेपर 10 वर्षों का तो देखना ही चाहिए कि क्या ट्रेंड है। जैसे ट्रेंड बदलते रहते हैं, अलग पहले क्या था कि अलग अलग सेक्शन से जो है कुछ क्वेश्चन डिसाइड होते थे, जब लगभग 30 से 35 पर रिपीट होते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो गया है कि जो प्रवृत्ति बदली है क्वेश्चंस की, सारे क्वेश्चन जो है एनालिटिकल बेस्ड होते हैं और लॉन्ग होते हैं। यहाँ तक कि मैं एनटीए के बच्चों को कहते हुए सुना हूं कि प्रश्न इतना लेंदी था कि जो है क्वेश्चन पढ़ने का ही समय नहीं मिला, तो उसमें करें क्या, ये चीज। सर, जैसे आप नेट यूजीसी ज्योग्राफी से नेट है, हाँ। तो क्या आप भूगोल के विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे कोई अच्छी सी किताब जिसे वो पढ़ के अपने नेट को क्वालिफाई कर सकें? जी जी, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जो है रिसोर्स बहुत जरूरी है, और उसी क्रम में आता है कि अगर ज्योग्राफी से आप नेट जेआरएफ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ज्योग्राफी के सेक्शन में तो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में कुल 10 टॉपिक हैं, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ज्योग्राफिकल थॉट का सेक्शन है, और टेक्निकल ज्योग्राफी ऑफ टेक्निक है ना, प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं। तो इस तरह से क्रमगत 10 चीजें हैं। तो जैसे आप अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें प्रोफेसर सवीन सिंह सर की बुक है, वो आप रेफर कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। क्लाइमेटोलॉजी में भी, उसमें भी है, सवीन सर की बुक है, और आपका इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है, उसमें भी है ना। तो और ज्योग्राफिकल थॉट की बात हुई तो ज्योग्राफिकल थॉट का प्रोफेसर एच डी मौर्य सर की है, प्रोफेसर माजिद हुसैन सर की है, डॉक्टर बीसी जाट सर की है। तो लेकिन इसमें ये आपको चयन करना है कि अगर आप इतनी सारी बुकें इकट्ठा करने लगेंगे, और एक साल या 6 महीने के आप लिमिटेड टाइम है, क्योंकि आप अगर अपीयरिंग से ही तैयारी करते हैं तो लिमिटेड टाइम है, और तो इस तरह से किताबों का पहाड़ हो जाएगा, है ना, जिसे कहते हैं अधिगम का पठार। अधिगम का पठार क्या होता है कि आप सीखते रहते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि आप जो है सीखना बंद कर देते हैं, फिर वो क्या होता है थोड़े दिन बाद फिर शुरू होता है, तो इस तरह से रुकावट आ जाती है, तो कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाती है ना, कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके लिए क्या है कि हमें लिमिटेड सोर्स रखना है। आप फिजिकल ज्योग्राफी लीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी से अच्छे से उसको तैयारी करिए, एक किताब थॉट की ले लीजिए, चाहे कोई किसी भी लेखक की, बस आप अपनी समझ विकसित करिए उसमें। जैसे प्रोफेसर एच डी मौर्य सर की ले सकते हैं, या बीसी जाट सर की ले सकते हैं। एक आपकी फिजिकल ज्योग्राफी होगी, एक थॉट की होगी, और एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की सुधाकर त्रिपाठी और आरसी तिवारी सर की हो गई, या फिर जेपी शर्मा सर की प्रयोगात्मक भूगोल हो गई।
बस इतना इनफ है। उसके बाद ये ज्योग्राफी के लिए तो इतना इनफ है। और आप एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए एजीपी प्रकाशन की आती है पीवाईक्यू, जिसमें कई वर्षों का रहता है, उसमें एनालिसिस भी रहता है। उसको अगर ठीक तरह से कंटिन्यूअस आप पढ़ते हैं अपने एमए फर्स्ट सेमेस्टर से ही, तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि उस विद्यार्थी का नेट विथ जेआरएफ निकलने से कोई नहीं रोक सकता। ये मात्र मैं अपने अनुभव के आधार पे, अपने स्वयं के अनुभव के आधार पे, और मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि जहां से मैंने पीएचडी की है, मेरे रिसर्च सेंटर में एक विद्यार्थी था, वो वर्तमान समय में गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी भी कर रहा है। तो उसकी कॉपियां जब मैं चेक करता था, थर्ड ईयर में वहां से हमसे वो मिला था, तो उसकी कॉपी में क्या होता था कि बहुत वर्तनी संबंधित अशुद्धियां रहती थी। फिर धीरे धीरे उसको ठीक की गई। उसको ज्योग्राफी के कंटिन्यूअस लेक्चर लेता था। फिर उसने डिसाइड किया कि एमए हमको इसी ज्योग्राफी से करना है। फिर वर्तमान में ये स्थिति बनी उसकी कि 3 से 4 बार उसका नेट हुआ, ना सिर्फ नेट हुआ बल्कि वो पीएचडी भी कर रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय से। सर मॉक टेस्ट देने का बेस्ट समय क्या होता है? देखिए, मॉक टेस्ट देने का बेस्ट समय ये होता है कि सबसे पहले उसके कई चरण होते हैं। पहले आप अगर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी का कोई भी सेक्शन, जैसे आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रहे हैं, तो आप प्रयास कीजिए कि जब आपका प्लेट टेक्टोनिक का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, तो आप प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित ही पहले चरण में मॉक उसको कर लीजिए, कंप्लीट कर लेना। इसी तरह से जब आप सेक्शन वाइज कर लेंगे, तो आप उसके बाद क्या करें, ज्यादा नहीं, अगर आप 6 महीने का बनाएं कि जून से दिसंबर, है ना, तो उसमें क्या करिए कि कम से कम 10 क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट का कर लीजिए। और इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर 10 वर्षों का आप कर रहे हैं, उसको तो बेहतर तरीके से करना ही है। और ये ध्यान रखना है कि अगर इससे क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो। अगर रिपीटेड क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो फिर असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। सर ऐसा देखा जाता है कि तैयारी के समय में समय नहीं मिल पाता है, जिससे हम अपना रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो समय को कैसे बैलेंस करें और रिवीजन कर सकें समय अनुसार? देखिए, अगर आप किसी भी चीज के लिए एक स्पेसिफिक समय निर्धारित करेंगे कि ये समय हमको मिलेगा तभी हम करेंगे, तो जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा ही कुछ ना कुछ चुनौतियां लगी रहती हैं, है ना। मैं कह रहा हूं कि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू कीजिए। तो जो सिलेबस है आपका वही यूजीसी नेट का सिलेबस है। बात उसमें ये आ जाती है कि एडिशन चीजें क्या करनी है, आपको एमसीक्यूज करने हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना है। तो कंटिन्यूअस जब करते करते आप उसको कर लेंगे तो निराशा जैसी कोई बात आएगी ही नहीं। सर ऐसा देखा जाता है कि जो एक टॉपिक होती है वो बार बार रिपीट होती है, तो वो कौन सी टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रही है? और जी, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, वर्तमान समय में क्या है, जब से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आ गया है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर विषयी अध्ययन में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट कई विषयों से कनेक्ट होता है, कई चीजों से। तो ज्योग्राफी में भी कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे सेक्शन हैं अगर उनको तैयार कर लिया जाए तो इतनी आधारभूत आपको समझ विकसित हो जाएगी कि किसी से भी क्वेश्चन आएगा तो आप ना केवल उसको ठीक कर पाएंगे बल्कि तर्कसंगत तरीके से ठीक कर पाए। मैं वो टॉपिक आपको जिक्र करना चाहूंगा। जैसे ज्योग्राफिकल थॉट में है पैराडाइम शिफ्ट, चिंतन फलक स्थानांतरण, पैराडाइम शिफ्ट इन ज्योग्राफी। उसमें क्या होता है कि अलग अलग समयों में ज्योग्राफी के संदर्भ में, भूगोल के संदर्भ में जो चिंतन हुए विचारकों द्वारा, भूगोलवेत्ताओं द्वारा, उनका एक क्रमागत अध्ययन है। ठीक है, वो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट तक, और वर्तमान समय में जो स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है इंडिया के, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। तो इस सेक्शन को अगर आप कंप्लीट करते हैं, है ना, तो आप समझिए कि आप इसके माध्यम से सभी ज्योग्राफर को पढ़ लिए, उनके मॉडल और टेक्निक को पढ़ लिए। तो आप जो भी मॉडल हैं, जो टेक्निक हैं, जो थियरीज हैं, है ना, तो उससे वो आपका तैयार हो गया और रिवीजन भी हो गया। तो क्वेश्चन जाएगा कहाँ? कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन ज्योग्राफी से। एक ये हो गया। और दूसरा एक सेक्शन है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, है ना, 1969 में जो डी हार्वे की एक बुक है, जिसमें भूगोल की वैज्ञानिक व्याख्या के संदर्भ में उन्होंने 6 चीजें बताई, है ना। तो अगर हम इस सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका थॉट का और थियरी का और मॉडल का, ठीक है, ये अभी सभी सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में
आप लोग नेट जेआरएफ के लिए क्या अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं? देखिए, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग में सभी शिक्षक बहुत बेहतर कर रहे हैं। एक तो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं समय से, जी। और जो भी चीजें हैं, जब उस टॉपिक का डिस्कस हो रहा है तो नेट जेआरएफ में प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आए हैं उससे उसका एनालिटिकल आंसर कर रहे हैं। और जो है मिड सेमेस्टर के माध्यम से कि जो चीजें हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो संभावनाएं हैं, नए जो ट्रेंड्स के अनुसार उनको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि नेट जेआरएफ के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास भी कर रहे हैं, जैसे स्पेशल कक्षाओं का लेना। तो हम लोगों द्वारा, प्रत्येक शिक्षक द्वारा जो अतिरिक्त समय रहता है यूजी पीजी की क्लासेस के बाद, तो कुछ अतिरिक्त कक्षाएं भी लेकर उनको मोटिवेटेड क्लासेस चल रही हैं। और एक सेपरेट अलग जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सिलेबस से हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ, तो लगातार 1-to-1 इंटरेक्शन उनसे किया जा रहा है। सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक कॉमन सा रूम बनाया जाए जिसमें सब बच्चे पढ़ सकें? जी, टॉपिक वाइज। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, और इस तरह से अनेक विश्वविद्यालयों में ये चीज होता भी है कि आईएएस पीसीएस के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं चलती हैं। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में माननीय कुलपति जी प्रयास करेंगे। तो इस तरह से एक टीम बनाकर ये इस दिशा में जरूर प्रयास करना चाहिए, ताकि ज्योग्राफी ही नहीं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जी सर। इकोनॉमिक्स सभी के विद्यार्थी जो है लाभान्वित हो सके। इससे एक ये बेहतर जाएगा कि जो फर्स्ट पेपर होता है शिक्षण और शोध क्षमता का, वो कॉमन होता है, वो सबको पढ़ना रहता है, तो एक बेहतर तैयारी हो पाएगी और बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट आ पाएगा। सर, पीएचडी करते समय विद्यार्थियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो विद्यार्थी उस समय कैसे लड़े और आगे बढ़े? देखिए, पीएचडी तो अपने आप में करना ही एक चुनौतीपूर्ण निर्णय है। चुनौतियों से तो गुजरना है। हौसला बना लिया जब ऊंची उड़ान का, तो कर देखना फिजूल है आसमान। ये हमारे डायमंड जुबली छात्रावास के सीनियर रहे हैं सागर त्रिपाठी सर, उनकी पंक्तियां हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संसद भवन में जिक्र किया था। तो जब आपने निर्णय कर लिया कि हमको पीएचडी करना है, तो पीएचडी में निर्णय लेने से लेकर, सिनॉप्सिस बनाने से लेकर, गाइड से इंटरेक्शन से लेकर के, तो और पीएचडी सबमिशन तक कंटिन्यूअस समस्याएं जो है आती हैं, और चुनौतियों से जो पार पाता है वही विजेता कहलाता है। सर, ये बताइए, मौलिक शोध किस प्रकार से करना चाहिए हमें कि? देखिए, मौलिक शोध ये बहुत ही बेहतर प्रश्न है वर्तमान समय में पीएचडी के लिए, और इस दिशा में यूजीसी अनेक अपने रेगुलेशंस के माध्यम से सुधार भी कर रही है। मौलिक शोध इस प्रकार से होना चाहिए कि वो छोटी छोटी समस्याओं पर आधारित होनी चाहिए, जो क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। इसके लिए क्या है कि प्राइमरी डेटा पे बेस्ड जो है होना चाहिए, और जो हमारा रिसर्च होना चाहिए उसमें प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लोग समय की बचत के लिए दूसरे के डाटा और दूसरे की टेक्निक को यूज कर लेते हैं, दूसरे की मेथोडोलॉजी को यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि शोध की गुणवत्ता खराब होती है, और इससे न केवल शोध खराब होता है, बल्कि जो राष्ट्र है हमारा वो बहुत पीछे जाता है। कहीं ना कहीं अगर आप जेआरएफ होते हैं, है ना, तो लगभग लगभग 50 से 55 हजार रुपए अगर आप सरकार आपको पर मंथ दे रही है, तो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, आपसे कर रही है कि एक जो है बेहतर रिसर्च आएगा जिससे लोगों का लाभ होगा। क्योंकि रिसर्च क्या होता है कि वो माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे होता है। छोटे लेवल पे सरकार क्या करती है कि उसी को एनालिसिस करती है जो आप आउटपुट देते हैं रिसर्च का, क्योंकि नीतियां जो है वहां केंद्र से बनाई जाती हैं, है ना। तो छोटे लेवल तक इस तरह से रिसर्च ही एक ऐसा माध्यम होता है कि वहां की ग्राउंड स्थिति क्या है उसके माध्यम से पहुंच सके। इसलिए शोध में जो है मौलिकता का होना बहुत जरूरी है। सर, क्या हर रिसर्चर प्रश्नों का उत्तर ही खोजता है? रिसर्चर पहले तो एक किसी समस्या का चयन करता है, समस्या का चयन करता है, और समस्या का चयन से संबंधित जो समस्याएं आती हैं वो अपने शोध निर्देशक को जो लाट होते हैं उससे समझता है। उसके बाद उससे संबंधित कुछ हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। तो जब समस्या का चयन कर लिया तो उस समस्या का समाधान तो वो खोजेगा ही, और बिना समाधान खोजे उसका रिसर्च पूर्ण ही नहीं होगा, क्योंकि वो हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई वो आपका शोध ही बता पाएगा। जी सर, ये बताइए, तैयारी के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थी निराश और हताश हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, तैयारी के दौरान असफलता और निराशा
आती है, सबको आती है, और कोई कहे कि हमको नहीं आती है, हम तो असफल और निराश नहीं होते, ये तो मात्र पूरी कल्पना हो सकती है। तो कंटिन्यूअस आप निरंतर रहिए, स्वयं में ईमानदार रहिए, और परिवार वालों से संवाद बनाए रहिए, एक छोटा ग्रुप बनाइए, वहां डिस्कशन करिए, जो प्रश्न आ जाए पूछिए, और जो ना बता पाए उसको जो है रिवीजन कीजिए। तो निरंतर संवाद की स्थिति अगर आपकी बनी है, परिवार से बनी है, आपके मित्रों से बनी है, आपकी किताबों से बनी है, आपके सिलेबस से बनी है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि निराशा जैसी कोई चीज आएगी। सर आपका क्या है, किसी टॉपिक पे रिसर्च था जो आप किए हैं और हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? ये मेरा रिसर्च था रूरल डेवलपमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, जो प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी सर के अंडर में था। और हमारे जो है एक्सटर्नल प्रोफेसर वी एन शर्मा सर थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तत्कालीन विभागाध्यक्ष थे। और विनोद त्रिपाठी सर, प्रोफेसर विनोद त्रिपाठी सर, जो वर्तमान में विभागाध्यक्ष हैं बीएचयू के, वो हमारे जो है एसआरएफ कमेटी के एक्सपर्ट थे जी। तो हमने जो है जौनपुर जनपद से संबंधित जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं उसके क्रमागत रूप से इंडेक्सिंग के माध्यम से अलग अलग सूचकांकों का प्रयोग करके, जैसे लैंड यूज पैटर्न हुआ, और उसका सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और जो सरकार की अलग अलग लगभग हमने 15 योजनाओं का क्रमागत रूप से उसको चयन करके उसको क्या इफेक्ट आया है वहां पे और क्या कमियां रह गई हैं, उसको कैसे बेहतर क्रियान्वित किया जा सकता है, वहां के लोगों की आय स्तर कैसे अच्छा किया जा सकता है। तो इससे संबंधित कुछ निष्कर्ष हमने निकाले थे। सर जो शोध पत्रिकाएं पब्लिश होती है, तो क्या सभी बच्चों को शोध पत्रिकाओं में हिस्सा लेना जरूरी होता है? जी, वर्तमान समय में देखिए, शोध पत्रिका के संदर्भ में कहीं ना कहीं जो है गुणवत्ता का ह्रास तो हुआ है, क्योंकि इसी कारण है कि यूजीसी ने वर्तमान समय में क्या किया है कि शोध पत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। प्रारंभ से क्या हुआ कि कुछ क्लोन जर्नल हैं जो बच्चों से धन उगाही का कार्य करते हैं, तो पैसा लेकर पब्लिश करते हैं, तो इस तरह से एक रिसर्च पेपर की बाढ़ आ गई थी, जिससे आपने जो क्वेश्चन किया था कि मौलिक शोध, तो मौलिक शोध कहीं ना कहीं पीछे चला जा रहा था। तो इसी को देखते हुए अभी ये अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, लेकिन मैं समझता हूं कि शोध पत्र होना चाहिए, क्योंकि बिना शोध पत्र के और बिना जो है अच्छे क्वालिटेटिव रिसर्च के, रिसर्च का आउटपुट क्या होगा? समाज अगर राष्ट्र हमारा पैसा हम पर खर्च कर रहा है तो आउटपुट किस तरह से निकलेगा जी। इसलिए मैं समझता हूँ कि शोध पत्र की अनिवार्यता होनी चाहिए। सर एमए करते हुए बच्चों की उम्र 21 पार हो जाती है, तो सर जो पारिवारिक स्थिति होती है कुछ बच्चों की मजबूत नहीं होती है, तो बच्चे उस परिवार से लड़ कर कैसे इस डीआरएफ की तरफ अपना करियर बना सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आ, आर्थिक स्थितियां तो उस समय गड़बड़ अगर है किसी विद्यार्थी की, तो उसके लिए क्या है कि अगर उसमें योग्यता है तो किसी पब्लिकेशन में प्रूफ रीडिंग के माध्यम से, कंटेंट राइटिंग के माध्यम से, एक तो ये विकल्प है कि वो कुछ आर्थिक समस्या का समाधान कर सके, या तो ट्यूशन पढ़ा सकता है ना। तो चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन ये है मनोज मुंतशिर सर की, जो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सर पीसीबी बनर्जी छात्रावास के अंतर्वासी थे, जिन्होंने जो है बाहुबली फिल्म का डायलॉग भी लिखा है और तेरी मिट्टी जैसे हिट गाने दिए हैं। सर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे जो आपको सही लगे? जी, आप अगर नेट जेआरएफ के संदर्भ में, जैसा कि आज ये पॉडकास्ट हुआ, तो अगर जो भी समस्याएं हों, वो हमारा महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के सभी शिक्षक सदैव तत्पर हैं, और आप लोग कोई भी कंसल्ट कर सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से अगर हमसे भी फोन करके आप सलाह ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए।